गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इससे पहले मैं इसमें ट्रिक्स की वीडियो आपको दे चुकी हूँ। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप, फिर एक्सटिंक्ट डाटा को हम कैसे लर्न करें उसके लिए मैंने आपको ट्रिक दी है। इन सिटू एक्स सिटू के लिए मैंने ट्रिक दी है। तो उनको छोड़ के बाकी जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी भी ऐसे ही कॉमन मैन से बात करें और उसको बताएं कि मोर देन 20,000 स्पीसीज़ ऑफ आंट्स हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मोर देन 3 लाख स्पीसीज़ ऑफ बीटल्स हैं, मोर देन 28,000 स्पीसीज़ ऑफ फिशेज़ हैं एंड मोर देन 20,000 स्पीसीज़ ऑफ ऑर्किड्स हैं। तो वो उसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा उसको कि इतनी सारी आंट्स और इतनी सारी ये स्पीसीज़ हैं, पर ऐसा है, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है उसको पॉपुलराइज किया है सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। इसके लिए डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी? कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभी को अगर हम कंबाइन करें, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑल द लेवल्स को, तो हमारे क्या बनेगा? बायोडाइवर्सिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। सबसे ज़्यादा हमें कहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? जेनेटिक लेवल पर, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जैसे रोवेल्फिया वोमिटोरिया, ये एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसको आपके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो रेजरपाइन जो केमिकल है जो बीपी लो करने के काम में आता है, उसकी वो हिमालयन रेंज में पूरे में फैला हुआ है, बट उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग जगह अलग अलग होती है। 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस की हमें इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी हमको मिलती है वो मिलती है राइस में, और उसके बाद मिलती है हमको मैंगो में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ किस में देखने को मिली, और कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस किस डाइवर्सिटी के अंदर आता है, कौन से लेवल के अंदर आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको बताना चाहिए जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर। फिर आता है स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, ये सारे इसके लेवल्स हैं बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज़ लेवल। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज़ डाइवर्सिटी दैन ईस्टर्न घाट, कि एम्फीबियन स्पीसीज़ जो हैं वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा हैं ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है स्पीसीज़ लेवल पर। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर हमें बहुत सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी विद इट्स डेजर्ट हो, कहीं पर रेन फॉरेस्ट है, हम पढ़ चुके हैं ये, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, यूस्ट्रियन, एल्पाइन मीडोज़। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। हाउ मैनी स्पीसीज़ आर देयर ऑन अर्थ शो, हाउ मैनी इन इंडिया, कितनी स्पीसीज़ है यहाँ पर अर्थ में और उसमें से कितनी है, एंड हाउ मैनी इन इंडिया, और इंडिया में कितनी है। अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। उन्होंने कहा है कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है, बट अगर हम 11th के चैप्टर 1 में देखें तो वहाँ पर इसको 1.7 to 1.8 मिलियन बोला गया है। तो वही बोला है यहाँ पर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। मतलब अगर 11th का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर 1.7 to 1.8 मिलियन के करीब है। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट में। तो एक तरह से इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, मतलब जितनी डाइवर्सिटी थी हमने देख ली है, खोज ली है। देन ट्रॉपिकल कंट्रीज, बट ट्रॉपिकल में तो इतना भंडार भरा हुआ है कि अभी तक उसको जो है हमें, क्योंकि जो रॉबर्ट में उन्होंने बोला कि 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जिसमें से हमने कितनी खोजी अभी तक? 1.7, 1.8। टेम्परेट का तो हो गया, बट ट्रॉपिकल में अभी इतना भंडार बाकी है। रॉबर्ट में हैज़ एस्टिमेटेड दैट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ 7 मिलियन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने बताया था कि कितने मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी अभी बाकी है, जिसमें से अभी हमने कितनी पता की है? 1.7 से 1.8। 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। 70% एनिमल हैं, 22% प्लांट एंड फंगी हैं, और इन 70% में भी क्या है? इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। ये भी हमने पाई चार्ट भी मैंने आपको एक ट्रिक दी हुई है, उसकी वीडियो भी डाली हुई है कि पाई चार्ट कैसे आपको लर्न करने हैं। तो ये 4-5 मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ABCD करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ।
वाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है। पहला यहाँ पर क्या है, एक तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज रहती हैं, वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। जबकि टेम्परेट के क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतने फ्लक्चुएशन से ग्लेशिएशन हो जाता है, पूरा बर्फ़ जम जाता है और वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। सो टेम्परेट एरिया हैव अंडरगॉन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, इट किल मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़। जब इतना ठंड होगा, बर्फ़ जमी रहेगी, तो स्पीसीज़ वहाँ कैसे मिलेंगी। ट्रॉपिक एनवायरनमेंट और लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। हमें पता है कि कहाँ का किस टाइप का एनवायरनमेंट रहने वाला है, प्रिडिक्टेबल है, एकदम नहीं होगा, अनसर्टेनिटी नहीं है। मोर इंसिडेंट सनलाइट है, मोर सनलाइट है तो मोर प्रोडक्टिविटी है, मोर डाइवर्सिटी है, तो इसलिए यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी के लिए। इकोलॉजिस्ट कंसीडर दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी दैन दोज विद लेस स्पीसीज, जहाँ पर लेस स्पीसीज है। अ स्टेबल कम्युनिटी शोड स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर स्टेबल कम्युनिटी है तो हमें पता है कि हमारा यहाँ से कितना प्रोडक्शन निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एकदम से पता चला कि इस बार बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी हुई और नेक्स्ट ईयर कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है। हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना हमारा यहाँ से प्रोडक्शन होता है तो नेक्स्ट ईयर भी इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट इतना प्रोडक्शन हमको यहाँ से मिलेगा। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेजनल नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिस्टर्बेंसेज। ऐसा है कि कभी ड्रॉट वाला कंडीशन हो गई, कभी मैन मेड कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेज आ गए, तो ऐसा ना हो कि वो पूरा प्रोडक्टिविटी हमारी ख़त्म हो जाए, वहाँ से स्पीसीज़ ही ख़त्म हो जाए, वो उसको रेजिस्ट करके वापस से फिर से डेवलप हो जाए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बाय एलियन स्पीसीज़, और एलियन स्पीसीज़ आने से भी उसको ज़्यादा इफेक्ट ना हो। डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट क्या है। प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। उन्होंने प्लॉट्स ऐसे बनाए कि कहाँ पर कितने स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो उन्होंने देखा जहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो वहाँ पर हमें वेरिएशन कम देखने को मिला क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हमारा बायोमास वहाँ से कितना आने वाला है। एंड मोर इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर इंक्रीज़ हो रही है जो डाइवर्सिटी, तो ये किसको कंट्रीब्यूट करती है, हायर प्रोडक्टिविटी को। फिर आता है पॉल एलरिक। पॉल एलरिक का जो है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया। इकोसिस्टम को क्या किया इन्होंने, इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया। जैसे एरोप्लेन में छोटे छोटे रिवेट्स होते हैं यानी नट्स होते हैं, उनको इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एरोप्लेन हो गया इकोसिस्टम, तो और उसके जो नट्स हो गए वो यहाँ पर हो गई स्पीसीज़। कि अगर हम एरोप्लेन में इतने सारे नट्स होते हैं, सीट पे भी होते हैं, उसके विंग्स में भी होते हैं, उसके इंजन में भी होते हैं, तो अगर हम उसके पॉपअप करते रहें, उसके नट्स को हटाते रहें, उसके नट्स को ले जाते रहे, अगर कोई भी पैसेंजर आए उसके एक नट्स को तोड़े निकाले और ले जाए, तो अगर सीट के नट्स को निकालेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इकोसिस्टम में अगर ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनसे इकोसिस्टम को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर अगर उन्होंने मेजर पार्ट में से नट को निकाल लिया, मानो इंजन से निकाल लिया या विंग से निकाल लिया, तो फिर एरोप्लेन क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर सीट से निकालेंगे सो सीट थोड़ा हिलेगी डुलेगी, बट प्लेन को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, पर अगर उन्होंने इंजन से निकाल दिया या विंग से निकाल दिया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो वही है कि वहाँ से धीरे धीरे स्टार्टिंग में निकालते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा स्पीसीज़ को, बट अगर वहाँ की जो मेन स्पीसीज़ है उसको निकाल देंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इफ़ every passenger start popping a rivet, extinction of species, it may not affect flight safety initially, but as more and more rivets are removed, बहुत धीरे धीरे सारे rivets को remove कर दिया जाएगा, plane becomes weak हो जाएगा and ecosystem become less stable, loss of critical rivets key species will be a more serious threat to flight। अगर की स्पीसीज़ को हटा देंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। वही बात है कि अगर हमने इंजन से निकाल दिया तो क्रैश हो जाएगा वो सेफली, देन लेस इंपॉर्टेंट रिवेट, लेस इंपॉर्टेंट स्पीसीज़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने दिया था। कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस,
कॉजेज़ क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के? पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब बहुत बड़ी जगह है, उसको ह्यूमन बींग ने क्या किया, अपने हिसाब से उसको पार्ट कर दिया, कहीं से रोड निकाल दी, कहीं से जो है वो फैक्ट्रीज़ लगा दी, कुछ भी कर दिया, उनको छोटे छोटे पार्ट में काट दिया। तो जो बिगर एनिमल्स हैं जिनको ज़्यादा जगह चाहिए वो क्या बेचारे रहेंगे, कैसे रहेंगे वहाँ पर जहाँ पर जिनको ज़्यादा जगह चाहिए? जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो कैसे आएंगी, जो एरिया ही वहाँ पे ख़त्म कर दिया। सो मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग ऑफ प्लानट बोलते हैं। अर्लियर 14% ऑफ अर्थ एरिया वॉज कवर्ड 14%, बट नाउ ओनली 6%। पहले 14% एरिया कवर था, अब कितना बच गया है? खाली 6%। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली इफेक्टेड। तो जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं जिनको लार्ज एरिया चाहिए था, अब वहाँ से जो है उनको काट काट के बिल्कुल छोटा कर दिया, तो उनकी हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनका घर ही छीन लोगे तो बेचारे वो कैसे रहेंगे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, स्टीलर सीकॉ, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन, इस पे 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ को हम लेके आए हैं। तो पहला है नाइल पर इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, जिससे किसका एक्सटेंशन हुआ? हमारी जो इंडियन फ़िश थी, सिचलिड फ़िश थी, उसको जो है थ्रेटनिंग हुई और उसको वो एक्सटिंक्शन के उस पर आ गई। पार्थेनियम लेंटाना वाटर हाइसिंथ थ्रेट टू आर नेटिव स्पीसीज़, इनको जब लाया गया, पार्थेनियम जो गाजर घास जिसको बोलते हैं, ये प्लांट की स्पीसीज़ को लाया गया जब, तो ये हमारी नेटिव स्पीसीज़ को नुकसान पहुँचाई। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस को लाया गया, तो ये हमारी इंडिजिनस कैटफिश थी, उसके लिए थ्रेटनिंग थी, उसको नुकसान पहुँचाया। को एक्सटिंक्शन, यानी को एक्सटिंक्शन मतलब जो दो जैसे हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं कि अगर वास्प है और उसके साथ फिग का प्लांट है, तो अगर फिग एक्सटिंक्ट होगा तो उसके साथ वास्प भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो नैरोली यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली एंड एथिकल। नैरोली मतलब हम जिससे क्या हम लेते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फूड है, हमारे को प्लांट से क्या मिलता है? फायरवुड है, फाइबर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। 25% ऑफ ऑल ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, तो जो हमारे यूज़ की जो चीज़ें हैं जो हमको मिलते हैं वो। और ब्रॉडली हम क्या लेते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन है, पॉलिनेशन है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे कैसे ये हमारा सिस्टम चलेगा। तो इस तरह से ये हमारे फ़ायदे में फ़ायदा करता है ब्रॉड उसमें, और नैरो उसमें हमारे जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो सारी आ गई। इसके अलावा NC2 XC2 वो सारा मैं आपको करा चुकी हूँ ट्रिक से, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया, ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।